विषय वस्तु है भारत के संविधान में भाग 18, जिसमें आपात उपबंध के बारे में प्रावधान है। इसमें शामिल अनुच्छेद 352 से लेकर 360 हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। भारतीय विधि व्यवस्था में अगर बात करें तो पहली बार आपात उपबंधों को विधि व्यवस्था में कब शामिल किया गया भारत के संदर्भ में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अब हम भारतीय संविधान के भाग 18 के कुछ अनुच्छेदों पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। वैकल्पिक प्रश्नों के दृष्टिकोण से यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव दिया गया है। 354 में यह उपबंध है कि जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध क्या होंगे। अनुच्छेद 355 में संघ पर राज्य की रक्षा का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 357 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, ये अनुच्छेद 357 में बताया गया है। 358 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। अनुच्छेद 359 भी महत्वपूर्ण है, जिसके तहत राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 व 21 में दी गई व्यवस्था कभी निलंबित नहीं होती। अब भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात कर लें तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना मुख्य उद्देश्य। आपातकाल के समय अगर देखें तो भारतीय संघ की प्रकृति क्या हो जाती है, तो भारतीय संघ की प्रकृति संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाती है। भारत संघ की प्रकृति सशक्त केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में हो जाती है। भारतीय संविधान में दिए गए तीनों प्रकार के आपात को तुलनात्मक रूप में देख लेते हैं, ताकि परीक्षा दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न भी आसानी से हल किए जा सकें। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा और वित्तीय आपात की उद्घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा। आधार क्या है राष्ट्रीय आपात का, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जैसी स्थिति हो। आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया गया। तो वर्तमान में आधार में बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, ऐसी लिखित सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को करे और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, तो वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के संबंध में देखें आधार, तो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। कहने का तात्पर्य है राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुरूप शासन चलाना संभव न हो। इसके साथ साथ अनुच्छेद 365 में भी एक आधार दिया गया है। अनुच्छेद 365 में दिया गया है कि यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल हो, अनुच्छेद 256, 257,
और 353 के तहत यह शक्ति है संघीय कार्यपालिका को कि वो राज्यों को निर्देश दे सकता है। तो राज्यों को संघ की कार्यपालिका कोई निर्देश दे और राज्य उसका पालन करने में असफल हो तो भी राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिला हो या अन्यथा किसी माध्यम से राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में अक्षम है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। अब वित्तीय आपात के संदर्भ में देखें। वित्तीय आपात के संदर्भ में भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व अथवा साख संकट की स्थिति पैदा हो गई हो और केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसी सलाह राष्ट्रपति को दे तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाए तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात में लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं जो ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई है उसका अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। पहले यह अवधि 2 माह थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को घटाकर 1 माह कर दिया गया। यदि 1 माह के अंदर दोनों सदन 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से इसे अनुमोदित कर देते हैं तो यह उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा अगर अनुमोदित नहीं होती है तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि अनुमोदन के समय या उसके पहले ही लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद लोकसभा जब अस्तित्व में आएगी, उसकी जब पहली बैठक होगी तो उस तिथि से 30 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर यह उद्घोषणा अनुमोदित हो जानी चाहिए, तो यह प्रवर्तन में रहेगी। अब राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में देख लें तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में अनुमोदन अवधि 2 माह है और वित्तीय आपात में अनुमोदन अवधि 2 माह है। राष्ट्रपति शासन में 2 माह के अंदर दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो जाए। अगर ऐसी स्थिति में लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो जब वह अस्तित्व में आएगी तो उसकी प्रथम बैठक से 1 माह के अंदर उसके द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, तो वह प्रवर्तन में रहेगी, अन्यथा समाप्त हो जाएगी। अब वित्तीय आपात के संदर्भ में अगर बात करें तो वहां भी अनुमोदन की अवधि 2 माह है। 2 माह के अंदर दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए और अगर पारित नहीं होती है तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, पारित हो जाती है तो प्रवर्तन में रहेगी। अब इस समय भी अगर लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो लोकसभा जब अस्तित्व में आएगी तो उसकी बैठक की प्रथम तिथि से 1 महीने के अंदर पारित हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोकसभा अगर अस्तित्व में नहीं है तो तीनों आपातों में 1 माह की अवधि लोकसभा की प्रथम बैठक से जब भी वो अस्तित्व में आती है पारित हो जाना चाहिए। और अगर अनुमोदन की अवधि देखें तो राष्ट्रीय आपात के लिए 1 माह, राष्ट्रपति शासन के लिए 2 माह और वित्तीय आपात के लिए भी 2 माह। अब देख लेते हैं अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब तक प्रभावी रह सकती है। तो 6 माह तक प्रभावी रहेगी। अगर इसके आगे बढ़ाना है तो फिर इसे 6 माह करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो 6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक अनुमोदित करके बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में आ जाए तो एक बार अनुमोदन से 6 माह, फिर 6 माह करके इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु यहां पर यह भी देख सकते हैं कि 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए
संसद द्वारा इसे तभी पारित किया जाएगा जब 2 शर्तें पूरी हों। या 2 शर्तें कौन सी हैं? तो एक तो आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यदि उस समय आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, और दूसरा निर्वाचन आयोग प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराया जाना संभव नहीं, तब इसे 1 वर्ष के बाद 6-6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में की गई। वित्तीय आपात में इसे दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। फिर राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में बात करें तो इसे कभी भी राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन भी कभी भी राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, इसे परिवर्तित किया जा सकता है आदि चीजें। वित्तीय आपात भी राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में एक प्रावधान और है कि लोकसभा भी इसे वापस कराने का अधिकार रखती है। लोकसभा भी इसे वापस कराने का अधिकार रखती है। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा स्थापित है। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य कम से कम राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का प्रस्ताव, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दें लिखित, और अगर सत्र लोकसभा का नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना दे सकते हैं। ऐसी सूचना मिलने के बाद ऐसी सूचना मिलने की तिथि से 14 दिन के भीतर उद्घोषणा वापसी के संकल्प पर विचार के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, और अगर पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा वापस लेने के लिए बाध्य होगा। यह इसके पारित होने के लिए साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रभाव की। राष्ट्रीय आपात के समय क्या क्या प्रभाव? तो केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर हो जाता है। संसद की विधायी शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषयों पर हो जाता है। राज्य विधानमंडल की शक्ति समाप्त नहीं होती है, बस निलंबित हो जाती है। और राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि आपात के प्रवर्तन के न रहने पर 6 माह बाद वह विधि समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जो स्वतंत्रताएं मिली हैं वह स्वतः निलंबित हो जाती हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार रखता है राष्ट्रीय आपात के समय, परंतु अनुच्छेद 20 व 21 की स्वतंत्रताएं कभी नहीं निलंबित होती। आपात उद्घोषणा के समय लोकसभा की अवधि, लोकसभा का जो कार्यकाल है उसकी जो अवधि है एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अब राष्ट्रपति शासन के समय प्रभाव देख लेते हैं। इसमें भी राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी या कोई कर्तव्य अपने हाथ में ले सकता है। राज्य के विधानमंडल में निहित किसी भी शक्ति को राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं ले सकता। सिर्फ वह राज्य सरकार के सभी या कोई कर्तव्य अपने हाथ में ले सकता है।
राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। अब संसद अगर राष्ट्रपति को उन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे दे तो राष्ट्रपति विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति हाई कोर्ट में निहित किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता। लोकसभा के सत्र में न रहने पर राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है। वित्तीय आपात के समय प्रभाव, वित्तीय आपात के क्या प्रभाव पड़ेंगे? इसमें भी संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी निर्देश दिए जा सकते हैं। किसी राज्य के अधीन सेवा वर्ग के सभी सेवा वर्गों के वेतन एवं भत्तों को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार संघ के अधीन सेवा वर्ग के सभी सेवा वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी लाई जा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं। उनके वेतनों में भी वेतन और भत्तों में कमी लाई जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये वित्तीय आपात के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार प्रभावी किया जा चुका है। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार घोषित हो चुका है। इसकी उद्घोषणा 3 बार हो चुकी है। अगर देखें तो प्रथम बार बाह्य आक्रमण के आधार पर, यह बाह्य आक्रमण चीन द्वारा हुआ था और इसकी उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी और इसे वापस लिया गया 10 जनवरी 1968 को। ये वापस लेने की तिथि है। इसकी उद्घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर, इस बार पाकिस्तान द्वारा आक्रमण। यह उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी और इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति वीवी गिरि थे। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। इस समय दूसरी वाली उद्घोषणा प्रभावी थी। आंतरिक अशांति के आधार पर यह उद्घोषणा 25 जून 1975 को की गई। इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल के परामर्श के ही आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से यह उद्घोषणा करवाई थी और इसे वापस 21 मार्च 1977 को लिया गया। तो द्वितीय उद्घोषणा और तृतीय दोनों ही एक साथ वापस ली गई 21 मार्च 1977 को। आपात उपबंधों में संशोधन के संबंध में चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। जैसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें काफी संशोधन हुए। एक तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया। दूसरा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट की संभावना हो तो भी राष्ट्रीय आपात उद्घोषित हो सकता है। तीसरा, आपात उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना राष्ट्रपति को आवश्यक कर दी गई। चौथा संशोधन देख सकते हैं, जो पहले 2 माह के भीतर अनुमोदन की अवधि थी उसे घटाकर 1 माह कर दिया गया।
जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है उसके अनुमोदन की दोनों सदनों की अवधि पहले 2 माह थी मूल संविधान में, उसे घटाकर 1 माह कर दिया गया और विशेष बहुमत द्वारा व्यवस्था कर दी गई। पहले साधारण बहुमत द्वारा यह व्यवस्था थी। फिर यह उद्घोषणा एक बार संसद द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा मात्र 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। आगे जारी रखने के लिए पुनः इसे अनुमोदन की आवश्यकता होगी। पहले यह व्यवस्था थी कि एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद यह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में रहती थी। दूसरा, अन्य संशोधन भी है, जैसे अनुच्छेद 358 और 59 के संदर्भ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में, आपने देखा था राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का जो आधार है युद्ध है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार दिए गए, इनके आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा पर ही निलंबित रहेंगे। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के समय नहीं। यह व्यवस्था 44वें संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ी गई। और अनुच्छेद 359 की बात करें अगर, तो इसमें भी 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों का निलंबन कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं इस शक्ति से बाहर होंगी, ये कभी नहीं समाप्त होंगी। तो 20 और 21 वाली व्यवस्था समाप्त नहीं, निलंबित नहीं रहती है। ऐसी व्यवस्था जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में भी राष्ट्रीय आपात में कुछ संशोधन किए गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें एक संशोधन यह हुआ कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में इसे घोषित किया जा सकेगा। इसके पूर्व या इसके पहले मूल संविधान में जो व्यवस्था थी उसमें इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर होता था। दूसरा, उद्घोषणा को परिवर्तित करने का भी प्रावधान किया गया, जिससे कि उन स्थानों में जहां सुधार हो रहा हो आपात को हटाया जा सके तथा अन्य स्थानों पर बने रहने दिया जा सके। ये 2 व्यवस्थाएं जो है 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ी गई। पहली क्या थी कि आपात उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में लागू की जा सकती है, जबकि मूल संविधान में व्यवस्था थी कि यह संपूर्ण देश में प्रभावी होगी। और दूसरा, उद्घोषणा को परिवर्तित भी किया जा सकता है, जैसे जिन स्थानों पर सुधार हो रहा हो वहां आपात को हटाया जा सके तथा अन्य स्थानों पर इसे बने रहने दिया जाए। ये व्यवस्थाएं जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई।